हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है राम मंदिर की। तो भाई, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा फाइनली हो गई है। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त फीलिंग आ रही थी मुझे सुबह। तो मैंने लिख दिया जय श्री राम कम्युनिटी पोस्ट के अंदर, तो लोग ऑफेंड हो गए। लोग कहते हैं भाई तुम इससे पैसा कमाना चाहते हो। तो मुझे समझ में नहीं आया लॉजिक क्या था, बट बहुत बढ़िया चीज़ है। इससे बिजनेस भी बढ़ेगा। अगर हम बात करके चले जेफरीज की, तो उनका कहना है 50 मिलियन टूरिस्ट आएंगे सालाना, और उसके लिए देखा जाए तो पूरा इकोसिस्टम भी डेवलप किया जा रहा है। एयरपोर्ट बनाया गया है, रेलवे स्टेशन बनाया गया है, और टाउनशिप को भी इम्प्रूव किया जा रहा है, रोड कनेक्टिविटी भी इम्प्रूव करी जा रही है। तो बहुत बढ़िया चीज हो रही है। अगर मैं एसबीआई रिसर्च की बात करके चलो तो उनके हिसाब से 25,000 करोड़ की टैक्स कलेक्शन आएगी यूपी के पास में फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर। बहुत बड़ी चीज है। अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है 4 लाख करोड़ रुपया आएगा उत्तर प्रदेश के अंदर टूरिज्म और डेवलपमेंट से, राम मंदिर से जो हो रहा है। अगर हम राम मंदिर के आसपास की लैंड की प्राइसेस की बात करके चले तो भाई 900% प्राइसेस बढ़ गए हैं आसपास के। अगर हमारी गवर्नमेंट की बात करके चले तो ऐसा कहा जा रहा है 2024-25 का जो बजट आएगा उसके अंदर केपेक्स को 20% बढ़ाया जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर को। इसका मतलब खर्चे करेगी गवर्नमेंट, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, कहीं ना कहीं इकोनॉमी भी इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी। और पिछले कुछ टाइम से हम कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं 2020-21 के अंदर 35% का राइज आया था, 4,40,000 करोड़ के आसपास इपेक्स किया गया था। 21-22 के अंदर 5,54,000 पे पहुंच गया था ये नंबर। और ऐसा कहा जा रहा है फाइनेंशियल ईयर 25 तक ये 10 लाख से ऊपर पहुंच सकता है। अगर हम इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट की बात करके चले तो वो भी 22% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, $20 बिलियन से आगे पहुंच गया है पहले 9 महीने के अंदर ही फाइनेंशियल ईयर के। तो अगेन अच्छी चीज है ये। एक और अच्छी खबर ये है कि भाई इंडिया और स्विट्जरलैंड फाइनली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील कर रहे हैं। 16 साल तक नेगोशिएशन चली है और अब फाइनली हो रहा है। अब इसका मतलब ये है कि स्विट्जरलैंड और इंडिया के अंदर जो ट्रेड होगा वो कम टैक्सेस या फिर बिना टैक्सेस के हो पाएगा, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और बहुत कुछ फायदे होते हुए दिखाई देंगे। अब अच्छी खबरें बहुत हो गई है, अब बुरी खबर के बारे में बात कर लेते हैं। अगर जनवरी के अंदर बात करके चले तो इंडियन स्टॉक मार्केट से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने 13,000 करोड़ रुपीस निकाले हैं। अगर हम इंडियन पैसेंजर व्हीकल्स की बात करके चले, मतलब जो गाड़ियां वाड़ियां हम लोग चलाते हैं, उसका सेलिंग प्राइस पिछले 5 साल में 50% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। एवरेज सेलिंग प्राइस की हम बात करके चल रहे हैं, मतलब इंडिया में जितनी गाड़ी बिकी और जितने रुपए की बिकी दोनों को डिवाइड कर दिया तो एवरेज नंबर आ गया। तो मतलब हम बात कर रहे हैं 2018-19 के अंदर 7.65 लाख की गाड़ी बिकती थी एवरेज, आज 11.5 लाख की बिकती है। इसका मतलब ये भी है कि इंडिया की परचेजिंग पावर बढ़ रही है, कि इंडियंस पैसा कमा रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि भाई एक अच्छी गाड़ी ली जाए। मुझे याद है एक जमाना हुआ करता था जब ऑल्टो वगैरह, मारुति 800 टाइप की गाड़ी होती थी, फिर स्विफ्ट वगैरह का ट्रेंड आया। आज मैं देख रहा हूँ ये क्रेटा वगैरह वाला ट्रेंड आने लग गया है। मतलब इस रेंज में लोगों को सबको एसयूवीज चाहिए, क्योंकि अगर मैं यूज कार मार्केट की बात करके चलूँ तो वहां पे एसयूवी की डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और वहां पे भी एवरेज टिकट प्राइस बढ़ता हुआ दिखाई दिया है यूज कार मार्केट के अंदर भी। जहां पहले 3 से 3.5 लाख रुपए की लोग गाड़ी लेते थे 2 साल पहले, वो आज 6 से 6.5 लाख तक पहुंच गया है। अब इसको नेगेटिव ट्रीट करना है या पॉजिटिव ट्रीट करना है, मुझे लगता है परचेसिंग पावर बढ़ी है, इसके चक्कर में भी रीजन हो सकता है। महंगाई भी बढ़ी है, इसका ये भी रीजन हो सकता है। अगली खबर पेटीएम की है। तो पेटीएम अब पिवट करने वाला है एआई की तरफ, ताकि वो और लोगों को निकाल सके। पिछले कुछ टाइम के अंदर उन्होंने बहुत सारे एम्प्लॉयज को निकाला है, क्योंकि एआई ऑटोमेशन से बहुत सारे काम उनके हो पा रहे हैं जहां पर अब टीम की जरूरत नहीं पड़ पा रही है। और फ्यूचर के अंदर शायद एआई और ज्यादा इंटीग्रेट होगा, जिसके चक्कर में शायद फायरिंग और भी हो सकती है। अगली खबर जो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट एडटेक यूनिकॉर्न है, एड्यूट्रस, शायद मेरी प्रोनाउंसिएशन खराब हो सकती है, बाकी आप पढ़ सकते हो क्या लिखा है। तो वो रिवर्स फ्लिपिंग कर रहे हैं इंडिया के अंदर। अब रिवर्स फ्लिपिंग क्या होता है, पहले सिंगापुर में रजिस्टर्ड थे, अब ये इंडिया में अपना बिजनेस मूव करने का प्लान कर रहे हैं। डेलॉयट, EY, KPMG, PwC, इन सबसे इनकी बातचीत चल रही है कैसे ये अपना बेस इंडिया में शिफ्ट कर सकते हैं। और पिछले हम कुछ टाइम से देख रहे हैं ट्रेंड बरकरार है, क्योंकि आईपीओ निकालना है इंडिया के अंदर, तो इसलिए शायद किया जा रहा है। प्लस कई स्टार्टअप्स पे तो भाई रेगुलेशन वाले के चक्कर में भी वो मूव कर रहे हैं, पर एडटेक में अभी उस लेवल का रेगुलेशन नहीं है इंडिया के अंदर, तो मेरे हिसाब से आईपीओ के चक्कर में इसको मूव किया जा रहा है। बाकी अगर इनके रेवेन्यू की बात करके चले तो 3,000 करोड़ से उनका रेवेन्यू ऊपर पहुंच गया है फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर, पर इन्होंने 1,049 करोड़ का लॉस भी रिपोर्ट किया है। अब अगर मैं कैश करूं की बात करके चलूं तो उनका रेवेन्यू 250 करोड़ से ऊपर पहुंच गया है, और साथ के साथ उनके लॉसेस भी 27% घटते हुए दिखाई दिए है। कंपनी ने 4,500 करोड़ का जीएमवी रिपोर्ट किया। अगर इनके एबिटा की बात करके चले तो -2.8 का है।
₹1 6 पैसा खर्च करते हैं ₹1 कमाने के लिए। बाकी अगर इनकी फंडिंग की बात करके चले तो उन्होंने 250 करोड़ रुपए ही अभी तक रेज किया है जब से कंपनी सेटअप हुई है। कलारी कैपिटल, रतन टाटा भी इसमें इन्वेस्टेड है। अगली खबर पुरानी खबर है बट कंफर्म्ड खबर है कि भाई सोनी ने टर्मिनेशन लेटर दे दिया है जी को $10 बिलियन का जो इंडिया का मर्जर है उसको बंद करने के ऊपर। पिछले कुछ टाइम पहले भी ये खबर निकल के आई थी, हमने इस बारे में बात करी थी, बट अगले दिन ही जी ने कह दिया था भाई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। कहानी क्या है, सोनी वाले कह रहे हैं कि भाई गोयनका जी को हम CEO नहीं बनने देंगे, जी वाले कह रहे हैं कि भाई इन्हीं को बनाना है। इसी के चक्कर में पूरी कहानी फंसी पड़ी थी। आज 2 साल हो गए इस मर्जर को प्लान करते करते। अब सोनी ने टर्मिनेशन भेजा है और साथ में टर्मिनेशन फीस भी मांगी है $90 बिलियन की। अब देखने वाली बात यह है कि जी कहां से लाएगा $90 बिलियन। अब बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज की, तो कैनवा की अगर हम बात करके चले, अभी आप ये जो प्रेजेंटेशन देख रहे हैं ना, ये कैनवा के ऊपर ही बनी हुई है। हमारे काम के अंदर बहुत सारा कैनवा का यूज होता है। तो कैनवा $1.5 बिलियन रेज कर रहा है $26 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। इसका मतलब ये है कि लोग अपने शेयर्स बेच के पैसा घर लेके जाने वाले, तो एक अच्छी चीज है देखा जाए तो। कैनवा के अगर मंथली यूजर्स की बात करके चले तो 170 मिलियन है एक्टिव यूजर्स और 190 कंट्रीज के अंदर ही ऑपरेट करते हैं। अब अगर ओपर एआई की बात करके चले तो उनके जो CEO है वो भाई फंडिंग की तलाश कर रहे हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, क्योंकि अब उनका प्लान ये है कि AI चिप की मैन्युफैक्चरिंग करनी है। अगर हमको AI के अंदर आगे बढ़ना है तो हमको अपनी चिप बनानी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से AI बढ़ेगा तो हो सकता है लोगों को अपने लिए भी कस्टमाइजेशन की जरूरत पड़े, तो उसके लिए GPU पावर चाहिए होगी। और ओपन एआई चाहता है कि भाई ये सारा सिस्टम हमारे साथ ही चले तो ज़्यादा अच्छा है। अगर खबरों की मान के चले तो शायद TSMC, इंटेल या फिर सैमसंग के साथ में मिलके ये चिप बनवा सकते हैं। पहले पैसा आने दो, उसके बाद ये प्लान करेगी। पर मुझे लगता है शायद TSMC के साथ में किया जा सकता है, क्योंकि उनका सेटअप अच्छा है। बट हाई चांसेस ये भी है शायद वो सैमसंग के साथ में जाए, क्योंकि सैमसंग ने भी अच्छे क्वालिटी पे फैब्रिकेशंस बनाना शुरू कर दिया है। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। इसी के साथ आज की न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम और जय श्री राम। और मैं फिर से क्लियर करना चाहूंगा, जय श्री राम मैं कोई एजेंडा को प्रमोट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। पिछले 2-3 दिन से मैं सारे गाने सुन रहा था, सबकी वीडियोस देख रहा था, पूरा अयोध्या के ऊपर स्टडी कर रहा था। इस चक्कर में बहुत अच्छी फील थी। फिर सुबह जो मैंने इवेंट देखा उससे मैं थोड़ा और अपलिफ्ट हो गया और मुझे लगता है जय श्री राम बोलने में कुछ गलत भी नहीं है। चलो ठीक है, फिर बाय।